स्वागत है दोस्तों सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्सेशन के सेकंड वीडियो में। मैं चेतन मंत्री आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सर, ये टाइप ऑफ टैक्सेस जानना क्यों जरूरी है? देखो, कल के लेक्चर में हमने सबसे पहला सीखा था कि व्हाई टैक्स इज रिक्वायर्ड, दूसरा सीखा था कि टैक्स की डेफिनेशन क्या होगी और ये एक्ट क्या होता है। जब ये सीख लेते हैं तो हमारे मन में जो अगला क्वेश्चन आता है वो है क्या टैक्सेस को डिवाइड किया जाएगा और कोई भी कंट्री कितने तरह के टैक्सेस लेती है। नॉर्मली कोई भी कंट्री दो तरह के टैक्सेस में कवर होती है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। सर, मैं कैसे समझूंगा? मैं तो पहली बार टैक्स पढ़ रहा हूं। जब मैं रेगुलरली टैक्स पे कर रहा था, आपने बताया कि हम बचपन से लेके मरने तक लगातार टैक्स पे कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो मैं एज ए स्टूडेंट कैसे गैस करूंगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है या ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सोचते हैं, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अपन सोचते हैं कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट होगा और कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट होगा। आप सीएस बन गए, आपने अपने दोस्तों को पार्टी दी और मुझे भी बुलाया। हम सब एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, हमारा ऑर्डर चला गया है, हम सब ने मस्त खाया पिया, मतलब पानी पिया और खाया, और आखिरी में आया बिल आया 5000 और उसमें जुड़ा हुआ था टैक्स। ये जो टैक्स है ये आप किसको दे रहे हो? ये जो रेस्टोरेंट का बिल है ये किसको दे रहे हो? सर, रेस्टोरेंट वाले को दे रहे हैं, और सर टैक्स का पैसा भी उसी को दे रहे हैं। पर सर, अभी तो आपने बोला था कि टैक्स तो गवर्नमेंट को जाता है। हाँ, पर ये टैक्स का पैसा तो किसको जा रहा है? सर, होटल वाले को जा रहा है। वेरी गुड, चलो एक इंसिडेंस ये हुआ। सोचो आप कौन सा टाइप का टैक्स लग रहा है ये। दूसरा, आप फिल्म देखने गए, मूवी देखने गए और आपने खरीदा मूवी टिकट। उस मूवी टिकट के साथ भी कोई टैक्स जुड़ा हुआ है और वो मूवी टिकट खरीद लिया, पिक्चर देख ली, बिल्कुल कोने की 2 सीट हमने ली थी। किस लिए ली थी वो आप समझो, पर ली थी हमने वो 2 सीट्स और उन 2 सीट्स पर हमने मूवी देख ली। बाहर आए, टिकट पे नजर मारी, यार इसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है। टैक्स जुड़ा हुआ है और हमने ये पैसा सीधे गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने ये पैसा टिकट खरीद कर मूवी वाले को, मतलब हॉल वाले को दिया, आईनॉक्स को दिया, या हमने ये पीवीआर वाले को दिया। अब सर, इसमें फिर से हमने डायरेक्टली कोई टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, हमने पीवीआर वाले को या आईनॉक्स वाले को दिया और वो देगा किसको? गवर्नमेंट को। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कौन सा टाइप का टैक्स है? सोचो। थर्ड, आप जब पापा के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे, पापा ने बोला यार एग्जीक्यूटिव पढ़ चुका है, ले मेरा भी रिटर्न वगैरह बना दे, मेरा भी टैक्स कैलकुलेट कर दे। आपने टैक्स निकाल के बैठ गए। पापा ने पूछा कितना टैक्स बन रहा है मेरा? आपने बोला पापा 75,320। पापा बोले ओके। पापा बोल रहे हैं टैक्स किसको देना है और ये कौन देगा? आप बोल रहे हो पापा आपकी इनकम है, आप ही तो टैक्स दोगे, मैं तो दूंगा नहीं। आपकी इनकम है तो आप ही टैक्स दोगे, और आप सीधा किसको दोगे? बोले यार जब होटल जाते हैं या मूवी देखने आते हैं तब तो वहां कोई रेस्टोरेंट वाला होता है, कोई आइनॉक्स वाला होता है जिसको हमको टैक्स दे देते हैं और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता होगा। अब इस केस में पापा क्या रेस्टोरेंट वाले को देने जाएंगे? नहीं सर, इनकम पे टैक्स है, अपनी इनकम थी, हम सीधे चले गए बैंक में और हमने वहां डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स को। वेरी गुड। ऐसे ही आपने खरीदी एक प्रॉपर्टी, आपने एक प्यारा सा बंगला खरीदा, घर, और उस घर पे जमा किया प्रॉपर्टी टैक्स। बोलो, वो प्रॉपर्टी टैक्स हम देंगे कि हमारा पड़ोसी देगा? सर, हमको ही देना है, हमारे घर के हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो। ओके, कहां देने जाओगे? क्या कोई मूवी वाला आएगा? क्या कोई रेस्टोरेंट वाला आएगा? नहीं सर, हम जाएंगे सीधा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हम खुद हमारे हाथ से वो टैक्स जमा कर देंगे। बोलो, क्या अब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो? यस। तो दो तरह के टैक्सेस हुए। वो जो मूवी का और रेस्टोरेंट का एग्जांपल था वो था रेस्टोरेंट, और मूवी वाला एग्जांपल जो था ना वो था इनडायरेक्ट टैक्स। और जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स जो आपने पे किया या जो पापा का इनकम टैक्स जमा किया वो थे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल। तो इस तरह से दो चीजें जरूर समझ में आ गई होगी। पहला, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो सीधे व्यक्ति से उसकी पॉकेट में से निकाल लिए जाते हैं, बिल्कुल सही, जैसे इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट बीच में नहीं होती, पहले कोई और बीच में होता है। हम यहां थे, ये मूवी वाला था, हमने इसको दिया, इसने गवर्नमेंट को दिया। हम यहां थे, हमने रेस्टोरेंट वाले को जमा किया, रेस्टोरेंट वाले ने गवर्नमेंट को जमा किया। मतलब मेरे और गवर्नमेंट के बीच में तीसरा कौन है? सर, ये जो बीच में आया है ये है एक इंटरमीडियरी जो मुझसे इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा, डिपॉजिट कर रहा है। तो लाओ, क्या डेफिनेशन बनाएंगे हम डिफरेंस की? सबसे पहला,
क्या डिफरेंस लिखना चाहेंगे? पहला डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट डिफरेंस का। डायरेक्ट टैक्स आर टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ। बोलो डेफिनेशन। डायरेक्ट टैक्स आर टैक्सेस कलेक्टेड, आप भी चाहें तो लिखना शुरू करें, मैं बोलता भी जा रहा हूं, निकालें कॉपी, लिखना शुरू करें। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो टाइप के टैक्सेस हैं, क्योंकि टैक्सेस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ पर्सन, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन डायरेक्ट टैक्स की नाम से दिख रहा है, डायरेक्टली लिया जाए वो होगा डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। सर यहां भी वही आ गई, ठीक है। इनडायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पर्सन। तो सर फिर अंतर, ये मजा नहीं आया कुछ डेफिनेशन में, जरा था हमने लिखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस, चलो देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से देखना। ये है आपकी गवर्नमेंट, ये है अपना चिंटू, या ये आप हो। मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते थे क्लास में नीचे से, मतलब पीछे से। गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को बोला, जो कि रेस्टोरेंट वाले हैं या मूवी वाले हैं, कि तुम्हारे यहाँ कोई भी कस्टमर आए तो तुमको उनसे टैक्स लेके हमको देना है। तो रेस्टोरेंट वाले ने 100 या 5000 प्लस, मान लो 500 रुपीज ऐसे करके बिल बनाया। टोटल बिल आ गया 5500 का। आपने उस रेस्टोरेंट वाले को पे किया 5500। रेस्टोरेंट वाले ने रोक लिया अपने पास 5000 रुपए और 500 रुपए डिपॉजिट कर दिए गवर्नमेंट को। तो बताओ, आपने पैसा दिया किसको? आपने पैसा दिया रेस्टोरेंट वाले को। तो डेफिनेशन का एक पार्ट और क्या जोड़ना चाहिए? लायबिलिटी किसकी थी टैक्स कलेक्ट करने की? सर रेस्टोरेंट वाले की। पर लिया किससे गया? सर कस्टमर से, थर्ड पार्टी से। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन जो होगा इनडायरेक्टली, ये हमेशा कैसे होगा? लिखो थ्रू एन इंटरमीडियरी। बोलो कौन है ये इंटरमीडियरी? कौन है गवर्नमेंट का वो छुपा रुस्तम, वो एजेंट? सर मिस्टर ए, या मूवी वाला, रेस्टोरेंट वाला, या विद्योदय। कैसे? विद्योदय आपसे क्लासेस की फीस लेगा, उस फीस में जीएसटी भी शामिल है, तो आप दोगे विद्योदय को यहां से फीस। विद्योदय अपना पार्ट रखेगा और बाकी का डिपॉजिट कर देगा, जीएसटी वाला पार्ट गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये हमेशा किसके थ्रू होगा? थ्रू एन इंटरमीडियरी। क्या डिफरेंस और समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना। आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स में जो इंपैक्ट था, डायरेक्ट टैक्स में जो इंपैक्ट था उस टैक्स का, और जो बर्डन आया या जो इंसिडेंस आया, दोनों सेम व्यक्ति पे आए, इज ऑन द सेम पर्सन। कैसे? पापा के ऊपर ही इनकम टैक्स एक्ट लगा तो इंपैक्ट उन्हीं के ऊपर आया, और पैसे भी पापा ने ही जमा किए, तो इंपैक्ट एंड बर्डन आर ऑन द सेम पर्सन। ऐसा टैक्स कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। इंपैक्ट यहां किसके ऊपर है? सर यहां रेस्टोरेंट वाले के ऊपर है, विद्योदय के ऊपर है। पर फाइनल बर्डन किस पे गया? सर फाइनल बर्डन गया अपने कस्टमर पे। तो कस्टमर ने पे किया इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी ने पे किया गवर्नमेंट को। पर इंटरमीडियरी की ड्यूटी बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी? आप तो ये बताओ। बिल्कुल, ड्यूटी किसकी थी? सर इंटरमीडियरी की थी। मतलब इंपैक्ट गया इंटरमीडियरी पे, पर फाइनल बर्डन जो गया वो किसी और पे गया। तो हम क्या लिखेंगे? इंपैक्ट एंड बर्डन आर ऑन टू डिफरेंट पर्सन की सेम पर्सन? सर ऑन टू डिफरेंट पर्सन लिखो, आर ऑन टू डिफरेंट पर्सन। तो लायबिलिटी विद्योदय की थी कि आपसे वो टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को जमा करे। तो क्या विद्योदय ने अपना बर्डन आप पे शिफ्ट करा? क्या रेस्टोरेंट वाले ने अपना बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट करा? यस। तो इंपैक्ट विद्योदय या रेस्टोरेंट या मूवी वाले पे था, डोमिनोज पे था, अमेजन पे था, पर उन्होंने शिफ्ट करा किस पे? कस्टमर। तो यहां और एक डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस बोलो, एक और क्या लेंगे? यहां हम बोल सकते हैं सर सेकंड डिफरेंस कि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता। समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में मत लिखना, इसको समझो पहले। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन डीटी बर्डन इज नॉट शिफ्टेड। ये जो बर्डन था ये शिफ्ट नहीं हुआ। बोलो शिफ्ट हुआ क्या? कि पापा ने खुद ने पे किए? नहीं, पापा के ऊपर ही लायबिलिटी थी और पापा ने ही पे किया। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या बोलेंगे? सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में
बर्डन कैन बी शिफ्टेड। कैसे भाई? रेस्टोरेंट वाले ने कस्टमर से वसूला, विद्योदय ने कस्टमर से वसूला, अमेजन ने कस्टमर से वसूला, तो बर्डन जो है ये आराम से क्या होगा, शिफ्ट होगा या नहीं होगा? इट विल बी ऑलवेज बी इजीली कैन बी शिफ्टेड, ये ध्यान रखना। तो दो बड़े डिफरेंस वापस से देखो। पहला डायग्राम से समझाऊं तो ये वाला डायग्राम आपने देखा, अब ये वाला देखो, ये गवर्नमेंट है और ये आप हो। अगर डायरेक्ट टैक्स लेना है तो गवर्नमेंट सीधा आपकी पॉकेट में यहाँ हाथ डालेगी और पैसे निकाल लेगी, यहाँ कोई इंटरमीडियरी की जरूरत हमको नहीं है। जबकि इस डायग्राम में देखो गवर्नमेंट है, कोई इंटरमीडियरी है और फिर आप कस्टमर हो। तो आपको यहाँ इनडायरेक्टली बर्डन दिख रहा है और यहाँ डायरेक्टली बर्डन दिख रहा है, इसीलिए यहाँ सेम पर्सन की बात हुई जबकि यहाँ डिफरेंट पर्सन की बात हुई। तो सर ये तय हो गया कि डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट देना हमको, ये पर तरीका मैनर अलग अलग है। पापा ने डायरेक्ट टैक्स पे किया, पापा ही इनडायरेक्ट भी पे करते हैं, पर जब इनडायरेक्ट पे होता है तो पापा के ऊपर बर्डन शिफ्ट किया गया है, पापा से डायरेक्टली टैक्स नहीं लिया गया, बीच में कोई दुकानदार था, कोई शॉपकीपर था, कोई इंटरमीडियरी था जिसने वो टैक्स कलेक्ट किया। तो आई होप ये दो डिफरेंस, जो सबसे बड़े डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, आपको समझ में आए होंगे। अब मुझे बताओ, आप अमेजन से गुड्स ऑर्डर कर रहे हो, लैपटॉप, उस पर जीएसटी लगा हुआ है या उस पर कोई टैक्स जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा टैक्स है? सर ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम अमेजन वाले को देंगे और अमेजन वाला सिमिलरली डोमिनोज, सेम वही सर, डोमिनोज वाला जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट। तो ये थे आपका सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, या इसके एग्जांपल बताओ। डिफरेंस तो क्या, एग्जांपल बोलो डायरेक्ट टैक्स के। ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो एग्जांपल में डायरेक्ट टैक्स ले सकते हो। पहले एक वेल्थ टैक्स हुआ करता था, अब तो वो हट गया, वरना पहले वेल्थ टैक्स लिखते थे। ध्यान रखना, अब ये एक्ट हट चुका है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, वो डायरेक्टली आपसे ही लिया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ध्यान रखना, एग्जांपल्स ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल में है सबसे पहला जीएसटी, जो अपना सबसे फेवरेट एक्ट है। दूसरा है सर कस्टम्स, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। पहले और भी थे, एक्साइज, वैट, सीएसटी, ये सब अब हट चुके हैं। ये दो एग्जांपल्स लिख लिए हमने। तीसरा, ध्यान से सुनना, देखो इससे इजी और कोई तरीका है क्या सर? ये तो हमको समझ में आ गया कि डायरेक्ट दे रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हो तो इनडायरेक्ट, ये तो हमको समझ में आएगा। इसके अलावा एक और इजी तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्टिंक्शन करने का। ध्यान से सुनना, आप देखते से ही समझ जाओगे कि ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे? देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस जब भी लगाए जाएंगे ना, तो इंग्लिश वर्ड है लगाने का लेवीड। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? लेवीड, LEVY, लेवी का होता है लेवीड। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाए जाएंगे, किस पे थोपे जाएंगे? तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा लगाए जाएंगे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा सर, ये समझ में आ गया। मतलब जब भी हम किसी गुड्स के लिए, गुड्स के ऊपर या किसी सर्विस को लेने के दौरान टैक्स पे करेंगे, इसका मतलब वो एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होगा, क्योंकि आईडीटी हमेशा लगता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पर। एग्जांपल, अमेजन ओके, डोमिनोज ओके, रेस्टोरेंट, मूवी, सीएस की सर्विस ली, कोई क्लाइंट मेरे पास आया, मुझसे सर्विस लेके, आपसे सर्विस लेके, हम उस पर जो टैक्स लगाएंगे वो क्या कहलाएगा? जीएसटी, क्योंकि हमने सर्विस पे टैक्स लगाया। इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स किस पे लगते हैं, या डीटी किस पे लगता है? हम बोलेंगे डीटी और लेवी ऑन इनकम, वेल्थ, असेट, किस तरह की चीजों के लिए लगाया जाए वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। तो ये दो तरीके हमने समझे। पहला डिस्टिंक्शन समझना इजीएस्ट सर, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला हम चक्कर देख लेंगे। ओके, इसमें इंपैक्ट और बर्डन सेम पर्सन पे, इसमें इंपैक्ट और बर्डन दो डिफरेंट पर्सन के ऊपर। सेकंड केस हमने देखा यहाँ बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जबकि इनडायरेक्ट में बर्डन शिफ्ट होता है। और थर्ड हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा लगाए जाएंगे किसी न किसी गुड्स या सर्विस पे। तो जो आप पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो या एमडीएच का मसाला खरीदते हो, या आप जो लक्स खरीदते हो और लक्स से नहाते हो कि मैं भी सुंदर बनूंगा करीना जैसा, तो ध्यान रखना जब लक्स लगाने के बाद नहाओ तो पानी में बहता हुआ वो 50 पैसे का टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सर लीकर पे कौन सा लगेगा, तुम बताओ? लीकर पे मैं दुकानदार से शराब खरीद के लाया, मैंने उसी को बॉटल के पैसे दे दिए, इसका मतलब वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो बाद में गवर्नमेंट को जमा किया जाएगा। तो लीकर पे भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब की बार जब 4 पैग लगाओ तो ध्यान रखना
उसमें 20% ml जो है 20% ml में भी 20% टैक्स का शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। ये था आपका तीसरा डिफरेंस। फोर्थ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस हमारे पास और है, अभी इस डायग्राम से समझो या इस एग्जांपल से समझो। ये हो आप कमा रहे हो अभी मान लो 15 लाख रुपए, ओके, चलो मान लो मैं कमा रहा हूं सपोज 50 लाख रुपीस, ओके। ये हो गया चेतन मंत्री। ये हो गया आपके पापा कमा रहे हैं 75 लाख रुपीस, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। चलिए, और अमिताभ बच्चन कमा रहा है 7 करोड़। अच्छा, चलो अक्षय कुमार कमा रहा है 25 करोड़। अब मुझे बता दो कि ये लोग इनकम जो ये कमा रहे हैं, इसमें कौन ज्यादा टैक्स पे करेगा और कौन कम? बोलो, आपकी इनकम है 15 लाख, तो आप ज्यादा पे करोगे या मैं? सर नॉर्मली अगर आप 50 लाख कमा रहे हो तो फिर आप ज्यादा पे करोगे, हम थोड़ा कम पे करेंगे। अच्छा, पापा शायद फिर आपसे भी ज्यादा पे करें, वेरी गुड। अमिताभ जी, बोलो अमिताभ जी का क्या करें? सर वो पापा से भी ज्यादा कमा रहे हैं, 7 करोड़ है, तो ऑब्वियसली उनका टैक्स ज्यादा होना चाहिए, ओके। और अक्षय कुमार, सर वो तो अमिताभ से भी ज्यादा कमा रहा है, फिर 25 करोड़ अगर कमा रहा है तो उसका टैक्स सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या आपको लग रहा है कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसका उतना ज्यादा टैक्स? बिल्कुल, है ना। तो ध्यान से, डायरेक्ट टैक्स के लिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। क्या ये इस तरह का डायग्राम ठीक है जो हम इको वगैरह में भी पढ़ते थे? एक तरफ हमने रख दिया यहां पर टैक्स और एक तरफ रख दी हमने यहां पर इनकम। बताओ, ये आपका था, ये आपका डायग्राम था, ये मेरा वाला था, ये पापा वाला था, ये अमिताभ बच्चन के लिए था और ये अक्षय कुमार के लिए था। क्या लग रहा है? सर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। तो फोर्थ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होंगे दे आर ऑल प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्या बोलेंगे? बोलो, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते क्रम से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। देख लो, ये आप थे तो आपका टैक्स इतना ही था, ये मैं था तो मेरा टैक्स इतना ही था, ये पापा थे तो पापा का टैक्स इतना ही था, अमिताभ बच्चन यहाँ पे आ गए, अक्षय कुमार यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव? तो हम बोलेंगे सर दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है, प्रॉपर्टी टैक्स कम बनेगा। मेरा घर 10,000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा होगा। प्रोग्रेसिव, बढ़ता हुआ, पक्का। तो डीटी कैसा है? प्रोग्रेसिव। अब बात करते हैं हम लक्स की। खूबसूरती और सस्ती, सिर्फ 10 रुपए का साबुन, ये लेने पहुंच गई अपनी करीना मैडम, जो कि इसका ऐड भी करती है। आप दुकानदार हो, बोलो इस साबुन के करीना जी से कितने पैसे लोगे? सर 10 का साबुन है, 10 ही लेंगे, ओके। पर आप क्या बोल रहे हो करीना से? करीना मैडम आप तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, तो आप मुझे 10 रुपए के साबुन पे 990 रुपए का टैक्स दो और टोटल 1000 रुपए हमारे इस सोप के दो। करीना बोल रही पागल है क्या, 10 रुपए का साबुन है, टैक्स क्यों बढ़ा रहा है मेरे लिए? बोले आप बड़े आदमी हो, बड़े व्यक्ति हो, जिसे डायरेक्ट टैक्स ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा कमाने वाले से हम आपसे इनडायरेक्ट टैक्स भी ज्यादा लेंगे। ये आपने करीना से बोला। सपोज ये लक्स खरीदने अब मुकेश अंबानी पहुंच गया, आप बोल रहे हो मुकेश भाई के कारण ही तो मैं जियो चला पा रहा हूं, मेरा मोबाइल इतना चल रहा है। मुकेश भाई आप तो और बड़े आदमी हो, तो आप मेरे को इस 10 रुपए के साबुन के 1 लाख दो। मुकेश भाई बोल रहे हैं कैसे भाई? बोले 10 रुपए का साबुन है और 9,990 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स। करीना और मुकेश भाई एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले इसने इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा बचपन में ढंग से यार। कैसे? जब आप ये इस तरह के प्रोडक्ट खरीदोगे गुड्स और सर्विस वाले, तो क्या सबके लिए टैक्स रेट एक जैसा होगा कि इस 10 रुपए के साबुन पे आप किसी से 1000 ले लोगे, किसी से 1 लाख, किसी से 990 रुपए टैक्स ले लोगे, किसी से 9,990। और सपोज यही लक्स साबुन आपसे पपलू खरीदने आया, तो आपने पपलू से बोला कि तू तो 10 रुपए दे, तू तो कितना ही रगड़ ले, तेरा चेहरा होना जाना कुछ नहीं है, तू सुंदर नहीं बन सकता, तू 10 रुपए ही दे। अब ये तो गड़बड़ है कि पपलू के पास इनकम कम है, तो आपने उससे 10 लिए, करीना से 1000 और मुकेश भाई से 1 लाख रुपए। क्या ये तरीका इनडायरेक्ट में चलेगा? नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस सबके ऊपर बराबरी से लगाए जाते हैं। और इस डायग्राम को अगर आप समझ पाए तो एक सेकंड में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है आपकी इनकम, ये है आपका टैक्स। आप कितनी भी इनकम कमा लो, ज्यादा या कम, टैक्स तो एक जैसा ही रहेगा। क्यों?
10 रुपए के साबुन पे यदि 10% टैक्स से मतलब 1 रुपया, तो चाहे करीना खरीदने आए कि मुकेश भाई, रेट तो क्या रहेगा 10%। मेरे पास आप आए मेरे ऑफिस में कि चेतन सर हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दूं। मैंने कहा ठीक है भाई, फीस कितनी? मैंने कहा यार एक काम कर, तू अपने स्टूडेंट 1000 रुपए दे देना और इसमें जीएसटी जोड़ देना 18%। तो ये 1800 रुपए हो गया है ना, 1800 रुपए टैक्स हो जाएगा, 1800 रुपए जीएसटी हो गया, 180 रुपए, सॉरी 180 रुपए जीएसटी हो गया आपका, और टोटल हो गया 1180 रुपए। अब यही रिटर्न मुझसे मुकेश भाई भरवाने आ गए, बोले चेतन सर बहुत नाम सुना, हमारा भी रिटर्न भर दो, रिलायंस का ऐसा वैसा, बहुत बातें की उन्होंने मेरे साथ। अच्छा अब क्या करूं? मैंने उनसे बोला ठीक है सर, आपकी फीस 1 लाख रहेगी और जीएसटी इसमें भी 18% ही रहेगा, तो ये रहेगा 18,000 रुपए। मुझे बताओ अमाउंट भले ही चेंज हो जाए, रेट क्या चल रहा है जीएसटी का? सर जीएसटी का रेट आपसे भी 18% लिया गया और मुकेश भाई से भी 18% ही लिया मैंने। मतलब टैक्स का रेट जो है वो सिमिलर रहेगा या नहीं रहेगा, चाहे किसी की कितनी भी इनकम हो? बिल्कुल सर ये सेम रहेगा। इसीलिए हमने इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए वर्ड यूज किया, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर। इसका एक और वर्ड लोग यूज कर लेते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब एक जैसा, ना गरीब देखता है ना अमीर, बिल्कुल इसकी नजरों में सब बराबर हैं और कोई भेदभाव इसकी आंखों में नहीं है, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे बराबरी से टैक्स ले वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इसके लिए डिफरेंस हुआ कि डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता जाएगा, पर इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा एक जैसे लगेंगे। ये पपलू जो कि बहुत गरीब व्यक्ति है, अगर 10 रुपए का लक्स खरीदने आया कि मैं भी सुंदर बनूंगा, तो मैं ऐसा नहीं कि इससे बोलूंगा तो एक काम कर टैक्स ही मत दे, बराबरी से लगेगा, इक्वालिटी से लगेगा, और इसको इसीलिए बोला गया रिग्रेसिव या न्यूट्रल इन नेचर। ये था आपका एक और डिफरेंस प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बीच में। और क्या डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं? देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक पढ़ लिया जो डायरेक्टली लिया जाए, डायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्टली लिया जाए ऐसे घुमा के, वो इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कोई इंटरमीडियरी बीच में है। एक में इंपैक्ट और बर्डन मेरे पे ही है, और एक में इंपैक्ट किसी और के ऊपर था और बर्डन किसी और पे गया, मतलब फाइनल कंज्यूमर पे जाएगा इनडायरेक्ट में बर्डन, हमेशा ध्यान रखना। और एक डिफरेंस की डीटी में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, आईडीटी में बर्डन शिफ्ट होता है। डीटी लगाया जाता है इधर ऑन इनकम, ऑन वेल्थ, ऑन एसेट, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं हमेशा गुड्स और सर्विसेज पर। और एक और नया और बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त डिफरेंस जो था वो था डीटी हमेशा प्रोग्रेसिव चलेगा, जबकि इनडायरेक्ट हमेशा एक जैसा लेवी किया जाएगा, एक जैसा लगाया जाएगा। इसके बाद और एक बड़ा डिफरेंस, सोच के बताओ इतने डिफरेंस के बाद कि टैक्स चोरी होने के चांसेस किस में ज्यादा है? सोचो, डायरेक्ट टैक्स के चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं या इनडायरेक्ट के? सर डायरेक्ट टैक्स पापा दे रहे हैं, अगर पापा का मूड हो गया कि टैक्स कम पे करना है तो पापा ने 75,000 की 50,000 ही जमा करा झूठ बोल के, वेरी गुड, ये भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स क्योंकि मेरी पॉकेट से जाता है और मुझे मालूम पड़ता है कि इतना पैसा मुझे देना है, तो मैं उसका इवेशन ज्यादा आसानी से करने की कोशिश करूंगा। मैं सोचूंगा कि डायरेक्टली नहीं देना, इतना टैक्स अपन तो चोरी कर लो, इनकम दिखाओ ही मत, तो टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बट क्या आज तक कभी जब आप लक्स खरीदने गए तो कभी आपने पूछा कि इस 10 रुपए में कितने रुपए का टैक्स है? जब आप रेस्टोरेंट गए तो आपने कभी नहीं बोला, आपने बोला अच्छा बिल 5,800 का है, आपने तुरंत पे कर दिया, ये पूछा ही नहीं कि इसमें टैक्स कितना था। आप जब डोमिनोज से या अमेजन से ऑर्डर करते हैं या ओला से ऑर्डर करते हैं, आपने कभी नहीं पूछा कि इसमें टैक्सेस कितने हैं, आप टोटालिटी से अमाउंट पे कर देते हो। मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ता और आपकी जेब से पैसा चला जाता है। तो चोरी करने के चांसेस थोड़े से कम है, हो सकती है पर थोड़ा भी कम है। एक और बात, इंटरमीडियरी अपना बर्डन इनडायरेक्ट में आप पे शिफ्ट कर रहा है, तो इंटरमीडियरी सोचेगा मैं क्यों चोरी करूं जब मुझे किसी और से वसूल करके गवर्नमेंट को देना है, तो व्हाई आई शुड इवेट द टैक्स। तो अपन ये एक नया डिफरेंस और पढ़ेंगे, वो है कि इवेशन के चांसेस किस में ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कम है। ये वाला डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, मैं यहां से रब कर रहा हूं। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट में चांसेस थोड़े से कम है, हो तो सकता है चोरी बट ठीक है, थोड़े से कम है चांसेस फिर भी। चलो एक और बड़ा डिफरेंस ध्यान से सुनना, हमने बोला इनडायरेक्ट टैक्स रेग्रेसिव है, तो मुझे बताओ पेट्रोल पे कौन सा टैक्स लग रहा होगा? पेट्रोल 90 रुपए लीटर का पेट्रोल, आप घर पे आके सर्च मार रहे हो यार बहुत महंगा क्यों है पेट्रोल,
आपने देखा गवर्नमेंट को तो ये पेट्रोल 25 से 30 रुपए में ही पड़ता है, इसके बाद जितने टैक्सेस जुड़ते चले जाते हैं सेंट्रल के और स्टेट के, तो आपका तो दिमाग ही खराब हो गया कि ओ माय गॉड 30 रुपए के बाद 60 रुपए के टैक्सेस जुड़े हुए हैं, वरना साला ये पेट्रोल मेरे को 30 रुपए में मिलता। इसका मतलब अब टैक्स का नेचर बताओ, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट, क्योंकि हम तो पेट्रोल पंप वाले को दे रहे हैं 90 रुपए, वो गवर्नमेंट को देगा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये इनडायरेक्ट है तो बराबरी से, सबसे इक्वालिटी से, रिग्रेसिव मैनर में लिया जाएगा कि डिफरेंस किया जाएगा। ओ तू गरीब आदमी एक काम कर, तू तो 50 रुपए लीटर में ले जा, ओ तुम बहुत रईस हो, तुम 90 की जगह 115 पे करो, क्या ऐसा होगा? नहीं, सबसे इक्वालिटी से ही टैक्स लिया जाएगा। अब मुझे ये भी बता दो कि इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन पर, महंगाई पे क्या असर आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ध्यान से सुनना, नहीं तो आप जीवन भर रोगे इस बात पे कि हमको ये समझ नहीं पड़ी बात, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा असर आप पे कैसे आता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, गवर्नमेंट ने बोला पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, कितने रुपए से? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रुपए से। ओके, 88 था, अब 90 हो गया। अपने को लगा ठीक है 88 से 90, 2 रुपए का क्या है, इतना तो अपन पान चबा जाते हैं, इतना तो अपन विमल गुटखा खा जाते हैं दिन भर में। ओके, बट अब इफेक्ट देखो, जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगे हुए, ट्रांसपोर्टेशन में फ्रेट बढ़ गया, ट्रक वालों ने भाड़ा बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक वालों ने फ्रेट बढ़ाया, दुकानदारों ने दाल चावल गेहूं इनके रेट्स बढ़ा दिए। गरीब आदमी सोच रहा है यार पेट्रोल का गेहूं के भाव से क्या रिलेशन? अब सोचो, मतलब इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस नॉन इन्फ्लेशनरी होते हैं, इसका इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो मेरी इनकम में से टैक्स जाता है, इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं। बट जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं, उसका हर चीज से रिलेशन होता है, और ये इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, महंगाई को बढ़ा या घटा सकता है। ध्यान रखना ये बात। तो जैसे ही मान लो ऑयल, अब अपन तो क्या है, नमकीन खाने वाले लोग हैं, इंदौरी हैं तो सभी नमकीन खाते हैं, नमकीन बहुत खाते हैं, और वो बनता है बेसन और ऑयल से। अगर इस पे जीएसटी बढ़ गया, इस पे टैक्सेस बढ़ गए, ऑब्वियसली जो नमकीन 200 रुपए का है वो 230 हो जाएगा। अब अपन सोच रहे हैं यार ऑयल के भाव, बेसन के भाव तो वही है, फिर सेव महंगी क्यों हो गई, ये दाने महंगे क्यों हो गए, मिक्सचर महंगा क्यों हो गया? क्योंकि उस पर जीएसटी का रेट बढ़ गया। आप कपड़े खरीदने गए, जो शर्ट कल 1000 रुपए की थी, आज वो बोल रहा है 1050 दो। दुकानदार से बोला कल तो 1000 की थी, बोले सर जीएसटी बढ़ गया। महंगाई का असर हर जगह होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशनरी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को असर देते हैं। ये इकोनॉमिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है टैक्सेस को समझते समय। तो एक और बड़ा डिफरेंस इन्फ्लेशनरी एंड नॉन इन्फ्लेशनरी। और आखिरी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिवर्सन के चांसेस इसमें ज्यादा है, रिवर्सन के चांसेस इसमें कम है। ये कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ और ऐड किए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आधार पर। बोलो समझ में आया? तो ये पहली बार आपने बड़ा शांति से देखो, पहला डिफरेंस डायरेक्टली कलेक्शन इनडायरेक्टली कलेक्शन का था, दूसरा डिफरेंस इंपैक्ट और बर्डन को समझना, तीसरा हमने पढ़ा भाई शिफ्ट हो सकता है या शिफ्ट नहीं हो सकता, तो ये कैन बी शिफ्टेड हमेशा किस पे जाएगा? ऑन फाइनल कस्टमर। ये बर्डन कब भी जाएगा किस पे जाएगा? फाइनल कंज्यूमर। और कंज्यूमर कौन है? आप और मैं, हमारे ऊपर ही इसका सारा बर्डन आता है। एक और पढ़ा कि ये लगता किस पे है, एक लगता है गुड्स और सर्विस पे, एक लगता है एसेट वेल्थ और इनकम पे। फिर हमने पढ़ा एक प्रोग्रेसिव इन नेचर है और दूसरा रिग्रेसिव इन नेचर है, मतलब गरीब हो कि अमीर बराबरी से, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता। और फिर कुछ और छोटे छोटे डिफरेंस, जैसे कि इवेशन के चांसेस किस में ज्यादा है, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट किसका आता है और किसका नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो हमने 5-7 डिफरेंस पढ़े, इससे ही पूरा टैक्स लॉ डिफाइन होता जाता है, और इसी से हम सारी चीजों को समझते हैं। लाइए थोड़ा सा नोट कीजिए, आप कॉपी निकालें, नोट करना शुरू करें, नोटिंग शुरू करें। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, आप इसको शीट को पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा। चलिए सेकंड शीट पे आते हैं। अगेन इसको पॉज कीजिएगा और फिर इसको नोट कीजिएगा।
ये है हमारे थर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ डिफरेंसेस। पॉज करें, रिलीज करें, नोट करें। आखिरी दो डिफरेंसेस, अगेन पॉज करें, नोट करें, तो पॉज को रिलीज कर दें। तो दोस्तों ये देखा हमने अभी डिफरेंस, और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स टाइप देख ली। अब अगला क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के मन में आता है वो है, सर हमने पढ़ा था कि टैक्स जो है एक्ट से लगाया जाता है। बिल्कुल, और वो गवर्नमेंट ही लगाती है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब सर अगर किसी दिन गवर्नमेंट का भेजा घूम जाए तो गवर्नमेंट तो किसी भी चीज पर टैक्स लगा देगी। मीन्स कैसे? सर गवर्नमेंट अभी गुड्स पे लगा रही है, सर्विस पे लगा रही है, इनकम पे लगा रही है, वेल्थ पे लगा रही है, प्रॉपर्टी पे लगा रही है, अलग अलग चीजों पे टैक्स लगा रही है। अब गवर्नमेंट के मन में आ जाए तो वो किसी भी चीज का कानून बना सकती है क्या? जैसे कि सर, जैसे कि हम रोज रात को सोते हैं तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, स्लीपिंग एक्ट, और उसमें लिख दिया कि पर आवर आपको 10 रुपए टैक्स देना है सोने पे। अरे वाह, जबरदस्त आइडिया ये तो, क्योंकि हर इंसान सोता है और टैक्स के चोरी होने की पॉसिबिलिटी यहां से कम हो जाती है। तो सर फिर गवर्नमेंट तो स्लीपिंग पे, ईटिंग पे, चलने पे, पढ़ने पे, किसी भी चीज पे टैक्स लगा सकती है। बात तो सही है बॉस, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो एक्ट बना सकती है और इस तरह के किसी भी मुद्दे को लेके एक्ट बनाकर अपने से, जनता से टैक्स वसूल कर लेगी। और ये तो अपनी तो बैंड बच जाएगी। अभी तो वो सोने का बोल रहे हैं, फिर बोलेंगे पढ़ाई पे टैक्स। जो जितना पढ़ेगा वो उतना ज्यादा टैक्स देगा। तो सीएस स्टूडेंट तो 12-12 घंटे पढ़ रहा है, पर आवर टैक्स लगा देंगे। बचपन से लेकर जवानी तक हम पढ़ रहे हैं, अपना तो बैंड बच जाएगा यार। जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सब भी टैक्स देंगे। पर सर गवर्नमेंट है, क्या वो इस तरह का अजीब सा कोई एक्ट बनाने का पावर रखती है? पावर तो रखती है, क्योंकि पार्लियामेंट है, उनके पास पावर है, सरकार है, बना सकती है। तो सर इनको कौन रोकेगा? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये कुछ तो भी एक्ट बनाएंगे इस तरह के जो अजीब से हैं, अपने खाने पीने, सोने, चलने, उठने बैठने तक पे टैक्स लगा देंगे, क्या इस तरह का कोई एक्ट ये बना देंगे, इनको रोकेगा कौन? कौन है वो जो गवर्नमेंट के कदम रोक लेगा, पीछे खींच लेगा और बोलेगा ए ऐसा नहीं करने का, ये गलत एक्ट बना रहे हो तुम, ये तुमको बनाने की पावर ही नहीं है। सोचो कौन कर सकता है ऐसा? मैं नाम देता हूं। क्या प्रेसिडेंट रोक पाएगा? किसकी सुनना पड़ेगी इनको? अगर मान लो अभी करंट बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ऐसा कोई लॉ पास कर दे कि आपके ऊपर स्लिप पे, सोने पर टैक्स लगाएंगे, जो जितने घंटे सोएगा पर आवर 10 रुपीज देगा, जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका जुड़ेगा, कौन रोकेगा इनको? एक है प्रेसिडेंट। बट इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ साइन करने का है, अमेरिका में प्रेसिडेंट का रोल बड़ा होता है। हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंट वही करता है मोस्टली जो गवर्नमेंट बोलती है, सिवाय एक दो पावर्स के जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होते हैं। प्रेसिडेंट नॉर्मली एक पपेट की तरह बिहेव करता है, जैसा गवर्नमेंट बोलेगी वैसा प्रेसिडेंट साइन कर देगा। तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। तो सर दूसरा व्यक्ति इंडिया में है वो है सुप्रीम कोर्ट। हम गवर्नमेंट के खिलाफ कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे इन्होंने स्लीपिंग टैक्स लगा दिया, बेवकूफ है, इनमें अक्ल नहीं है, इनसे बोलो एक्ट कैंसिल करें। सुप्रीम कोर्ट क्या ये एक्ट कैंसिल कर पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को रोक पाएगी? सर थोड़ा सा मुश्किल है, सोचो। नहीं सर, पर कोर्ट में ही तो जाते हैं अपन न्याय मांगने। वेरी गुड, बट सर कोर्ट का काम एक्ट बनाना है कि एक्ट पे डिसीजंस देना? सर कोर्ट का काम एक्ट के अनुसार, लॉ के अनुसार जजमेंट देना है, एक्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी यहां कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। तो तीसरा, सर अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, अरे ये एक्ट कैंसिल कराओ। तो नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे भाई, नहीं भाई तो बोलते ही नहीं है, वो क्या बोलते हैं, मित्रों ये एक्ट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी पार्लियामेंट ने पास किया है और मैं तो खुद बीजेपी का एक नेता हूं, उन्हीं के थ्रू तो पीएम बना हूं। अगर पूरी पार्लियामेंट ने पास किया तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पीएम भी इसको नहीं रोक पाएंगे। तो फिर अब क्या करें? क्या सेना के पास जाएं? सेना बोलेगी सर हमारा काम तो देश की रक्षा करना है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ बनाना तो हमारा काम भी नहीं है, वो पावर तो पार्लियामेंट का है। तो सोचो, अगर कल को पार्लियामेंट में सरकार ने, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की होगी, कांग्रेस की, आपकी हो या मायावती जी की, अगर इन्होंने ऐसा कोई अजीब सा एक्ट बना दिया तो आप और मैं क्या करेंगे? सर फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। पर लॉ तो बन गया ना,
कौन रोकेगा इनको इस तरह के अजीब एक्ट बनाने से? सोचो, वापस से दिमाग पे जोर दो और बताओ, इंडिया में सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा सुप्रीम पावर कौन है? क्या प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सेना है, सुप्रीम कोर्ट है, या कोई और? कौन है वो जो पूरा देश चला रहा है? सर नरेंद्र मोदी जी। अरे नहीं, नरेंद्र मोदी इज अ पीएम, पर उनके पास भी ये पावर कहां से आई? किसने उनको पीएम बनाया? सर जनता ने? नहीं, जनता ने नहीं बनाया, जनता ने तो वोट दिए, उनको अपॉइंटमेंट का पूरा पावर किसने दिया? वापस से सोचो मेरे क्वेश्चन पे, कौन है वो जो इंडिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है इंडिया को चलाने वाला? याद आ रहा है कुछ? इनके अलावा कौन है वो? अच्छा चलो मैं एग्जांपल देता हूं, याद आ जाएगा आपको। मनमोहन सिंह जी, अपने एमएमएस साहब जो है, मनमोहन सिंह जी एमएमएस जो है, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ लेते समय हर नेता क्या बोलता है? मैं मनमोहन सिंह शपथ लेता हूं। किसकी शपथ? सोनिया गांधी की सर की कसम खा के कहता हूं। क्या ऐसा उन्होंने बोला था? नहीं सर, शपथ में तो बोलते हैं भारत के संविधान की शपथ लेकर कहता हूं। वेरी गुड। नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो क्या ऐसा बोला था? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आडवाणी जी की सर की कसम खा के कहता हूं। नहीं सर, इन्होंने भी ली थी संविधान की शपथ। तो बताओ, हु इज द सुप्रीम पावर? पूरा इंडिया जो चल रहा है, पूरा सुप्रीम पावर इंडिया का किसके पास है? वो है हमारे संविधान के पास। तो नाम बोलो संविधान का। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। अरे नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, ये नरेंद्र मोदी जी जो पीएम बने, ये जो प्रेसिडेंट बने, ये सब किसने बनवाए? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बने। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इनका एग्जिस्टेंस भी यहां से खत्म हो जाएगा। सर ये पार्लियामेंट किसने बनाई? ये चुनाव का प्रोसीजर किसने बनाया? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन है। पार्लियामेंट तभी है जब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम पावर ध्यान रखना, इंडिया में ना पीएम है, ना प्रेसिडेंट, ना सेना, ना सुप्रीम कोर्ट, ना मनमोहन सिंह, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी। वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसीलिए हम बोलते हैं हम डेमोक्रेसी में हैं। भारत का संविधान हमको भी राइट्स देता है। तो सुप्रीम पावर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन रोकेगा इस तरह के अजीब से एक्ट बनाने से? सर वो रोकेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर कैसे रोकेगा, कैसे मालूम है? देखो इधर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है 265, एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल। ये आर्टिकल बोलता है कि कोई भी टैक्स तब तक मत लेना जब तक कि उसका लॉ ना हो। तो नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये आप लाइन आप भी लिखो मेरे साथ, ये लाइन आप भी लिखो भैया, लिखो आर्टिकल 265 सुप्रीम पावर, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम पावर लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 265 लिखो, लिखे भैया, नो टैक्स शैल बी लेविड, no tax shall be levied except with the authority of law, with the authority of law। क्या मतलब? कोई भी टैक्स तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि एक्सेप्ट, जब तक कि उसका लॉ में अथॉरिटी या पावर ना हो। सर ये बात तो हमने समझ ली थी कि बिना एक्ट के तो कोई भी पावर यूज नहीं करेगा। अभी तो मुद्दा ये है कि अगर गवर्नमेंट अजीबोगरीब एक्ट बनाएगी तो कौन रोकेगा? वो नहीं समझाया आपने, वो ही समझ रहे हैं। पहले आर्टिकल 265 पढ़ा कि लॉ से ही कोई टैक्स लगेगा। अब मान लो गवर्नमेंट अजीबोगरीब एक्ट बनाए तो कौन रोकेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन का एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई, जो प्रेसिडेंट नहीं कर पाया, जो पीएम नहीं कर पाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 करेगा कि गवर्नमेंट चाहे जैसा लॉ, चाहे जैसा एक्ट बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि आर्टिकल 246 के साथ जुड़ा हुआ है इसमें एक शेड्यूल जो कि है शेड्यूल 7। लिखें आप भी बेटा, लिखें आर्टिकल 246 जिसके अंतर्गत आता है शेड्यूल 7, और शेड्यूल 7 के हैं 3 पार्ट। शेड्यूल 7 के हैं 3 पार्ट, या ऐसा बोल लो शेड्यूल 7 में है 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, नोट करें बेटा आप भी, और लिस्ट 3। लिखो इसको। शेड्यूल 7 ने अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। करो नोट इसको।
सर पर वो अपनी बात तो रही गई, वो अगर गवर्नमेंट अजीब गरीब एक्ट बनाएगी तो कौन रोकेगा? वही समझ रहे हैं कि कौन रोकेगा। आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 इस बात का आंसर है। कैसे? ध्यान से सुनना। आप जानते हो इंडिया में हम एक तो डेमोक्रेटिक मैनर में चल रहे हैं, दूसरा आपने सुना होगा हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखना। सर ये तो 3 सर्कल बना दिया आपने। हाँ देखो ध्यान से सुनो इधर। इसको बोला जाता है 3 टियर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इंडिया कैसे चल रहा है? 3 टियर स्ट्रक्चर। सर क्या मतलब इसका? हमने सुना नहीं। सुनो, ये आखिरी जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार को। ओके, ये जो बीच का सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है अपनी सारी राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। और ये जो सबसे छोटा सर्कल है सबसे आखिरी में, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि नगर निगम, पंचायत, इन सबको। सर उससे क्या होता है? 3 टायर स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है इंडिया में? सुनो, इंडिया में 3 टायर स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि जो इंडिया में लॉ बनाने के पावर्स हैं वो 3 लेवल पे डिवाइडेड है। पहला, कुछ पावर्स किसको दिए गए? सेंट्रल को। कुछ पावर्स किसको दिए गए? स्टेट गवर्नमेंट्स को। और कुछ पावर सिर्फ लोकल लेवल पे हैं। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा देश चला रही है। सेंट्रल अपने लॉज बना सकती है, स्टेट अपने लॉज बना सकते हैं और लोकल भी अपने लॉज फ्रेम कर सकते हैं। क्यों? ताकि इन लोगों में आपस में झगड़ा ना हो। अब ये झगड़े नहीं, इसीलिए 3 टायर स्ट्रक्चर पे हमने ये अपना इंडिया डेवलप किया और उस 3 टियर स्ट्रक्चर के लिए ये वाली लिस्ट बनाई गई। वापस से बता रहा हूं, 3 टायर स्ट्रक्चर इन लोगों के पावर्स को डिवाइड करता है, साथ ही साथ इनके पावर्स पे रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि अगर ये अजीबोगरीब एक्ट बनाएंगे तो इनको कौन रोकेगा। तो 3 टियर स्ट्रक्चर के आधार पर ये हमारा बना शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 ऐसे लिखना, ये 7 यूज नहीं होगा, ये वाला शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 की लिस्ट अपने पास है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जिसमें पावर दे दिए गए। पहली लिस्ट का नाम रखा यूनियन लिस्ट। लिखो यूनियन लिस्ट। तो सर इसका मतलब क्या? मुझे बताओ, अगर लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट लिख दिया है, मतलब यहां कौन सी सरकार के पावर्स होंगे? सोचो। सर यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसका मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स लिखे होंगे इस लिस्ट में कि ये वाले पावर्स सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पावर इनका नहीं है वो ये यूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड लिस्ट का नाम रखा उन्होंने स्टेट लिस्ट। अब बोलो, इस लिस्ट में यहां जो भी लिखा होगा यहां पे वो पावर किसके होंगे? सर वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी। वेरी गुड। और तीसरी लिस्ट का नाम रखा कॉन्करेंट लिस्ट। क्या नाम रखा? कॉन्करेंट। सर इसका मीनिंग क्या है? बता रहा हूं। पहले वापस अपने मूल क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या था? क्या गवर्नमेंट अजीबोगरीब एक्ट बना पाएगी? नहीं। कौन रोकेगा? सर आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 तीन लेवल पे पावर्स को डिवाइड करता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। कुछ पावर सिर्फ सेंट्रल के हैं, कुछ पावर सिर्फ स्टेट के हैं और कुछ कॉन्करेंट के हैं। मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। मतलब एक ही मैटर पे दोनों को पावर दिए जा सकते हैं। ओके, तो ये 3 लिस्ट जो बनी, इसका मूल, इसका बेसिक जो था वो इंडिया का 3 टियर स्ट्रक्चर था कि हमने पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। कुछ पावर सेंट्रल के हैं, कुछ स्टेट को दिए और स्टेट ने कुछ पावर अपनी तरफ से किसको दिए? लोकल अथॉरिटीज को दिए। ये 3 टियर स्ट्रक्चर के आधार पर ही हमने ये शेड्यूल बनाया, शेड्यूल 7। तो कुछ पावर सेंट्रल के होंगे, कुछ स्टेट के और कुछ दोनों के होंगे। अब मुझे बताओ, अगर कोई पावर यानी दिखा, जैसे स्लीपिंग टैक्स लगाने का पावर यहाँ है ही नहीं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स लगा पाएगी? नहीं सर। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि लिस्ट 1 में जो लिखा होगा सिर्फ उतने ही पावर्स का यूज सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाएगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वेरी गुड। सॉरी। तो अपने को यहां से अपने क्वेश्चन का आंसर मिला। हमारा क्वेश्चन था कि सुप्रीम पावर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट को रोकना है तो कौन रोकेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही रोकेगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कोई शक्ति, कोई पावर नहीं दे देगा, तब तक इनके पास कोई एक्ट बनाने का राइट नहीं आएगा। तो चलो, ये एक अच्छी बात हुई कि अपने मन से चाहे जैसा एक्ट नहीं बना पाएंगे। अब इस यूनियन लिस्ट के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इस लिस्ट में शुरू होगी अब आपकी एंट्री, जिसको हम बोलते हैं सीरियल नंबर, पर यहां सीरियल नंबर की जगह बोला जाता है एंट्री नंबर, है ना, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ एंट्री नंबर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 कि 7 कि 17?
सर मेरा लक्की नंबर 13, तो 13 से शुरू करें, नहीं, एंट्री नंबर 1 से ही शुरू होगा और इसकी आखिरी एंट्री है 97, 1 से लेके 97। अब मुझे बताओ एंट्री नंबर 1 के सामने क्या लिखा होगा, हमको क्या मालूम, वेरी गुड, मुझे भी नहीं मालूम, बट क्या हम ये बता सकते हैं कि एंट्री नंबर 1 के सामने जो लिखा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 से लेके हम धीरे धीरे आ गए एंट्री नंबर 82 पे, जिसमें लिखा था कि ये इनकम टैक्स लगा सकते हैं। बोलो, 83 में एंट्री में लिखा था ये कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं, और 84 में लिखा था कि ये एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं। क्या बात समझ में आई? तो अगर इनकम टैक्स लग रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर कहां से आया? सेंट्रल गवर्नमेंट से हम बोल रहे हैं आप गलत कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जवाब देगी कि ना लल्ला, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82 जरा देखना, तो आपने पलटाया इनकम टैक्स, ओके, मतलब गवर्नमेंट का यहां पावर लिखा हुआ था कि वो इनकम टैक्स लॉ बना सकती थी, इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स लॉ बनाया। 83 के सामने लिखा था कस्टम एक्ट बना सकती थी, और 84 के सामने लिखा था एक्साइज एक्ट बना सकती थी। तब हम सेटिस्फाई हुआ कि ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पावर दिया है और इसका इस्तेमाल करके ही इन्होंने कोई लॉ बनाया। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 1 से ही शुरू होगी कहानी। तो पहले थी एंट्री नंबर 54 जिसमें लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल के समय लगता था, अब तो ये हट गया क्योंकि जीएसटी आ गया। तो ये था एंट्री नंबर 54। अच्छा, इसमें आखिरी एंट्री को बोला जाता है रेसिडुअल एंट्री। 97 वाली एंट्री का नाम क्या है? रेसिडुअल। क्यों? इसका मतलब 1 से लेके 96 तक की जो एंट्रीज हैं वो स्पेसिफिक है। हर एक एंट्री के सामने एक कोई पर्टिकुलर पावर लिखा हुआ है। 96 तक एक पावर एक एंट्री से मिल रहा है। आप किस एंट्री को यूज करके कौन सा एक्ट बनाओगे ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बता दिया। 1 से लेके 96 अगर यूज ना हो पाए तो आप 97 का इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी में। गवर्नमेंट को ये राइट भी दिया गया। ये था लिस्ट 1। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, जिसमें हमने वैट पढ़ा, एंट्री नंबर 54। अब तो हट गया खैर ये। और कॉन्करेंट लिस्ट में पावर जो है दोनों को है, सेंट्रल को भी है और स्टेट को भी है, कि ऑन अ मैटर या ऑन अ पर्टिकुलर मैटर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। बोलो, इसका पावर कहां से आएगा? कॉन्करेंट लिस्ट से आएगा। एग्जाम्पल, चलो सपोज अपने यहां ऑलरेडी आतंकवादियों को लेके एक एक्ट बना हुआ है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, पूरे भारत पे एक जैसा अप्लाई होगा। अब सपोज एमपी गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, गुजरात गवर्नमेंट को लगता है हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, हम हमारे स्टेट का अलग से एक्ट बनाना चाहते हैं। अगर उनको ये पावर कॉन्करेंट लिस्ट में दिया है तो एक ही मैटर के ऊपर टेररिज्म के खिलाफ सेंट्रल भी एक्ट बना सकती है और स्टेट भी। अब इसमें एक लोचा है, एक पंगा है बस। स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाएगी यहां पर तो उसको पास करवाने के लिए वापस किसको भेजना पड़ेगा? सेंट्रल के पास भेजना पड़ेगा। और अगर सेंट्रल ने मना कर दिया तो वो लॉ पास नहीं होगा। ये इस कॉन्करेंट लिस्ट की थोड़ी सी एक उलझन है, पंगा है। ये थी आपकी 3 लिस्ट। तो बताओ, क्या स्लीपिंग टैक्स लगाया जा सकता है? नहीं सर, हमारा सुप्रीम पावर, हमारा संविधान, भारत का संविधान जो अंबेडकर साहब ने लिखा था, वो रोकता है गवर्नमेंट को, वो चाहे जैसा लॉ नहीं बना सकते। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, कितनी लिस्ट? 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये तीसरी लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट, दूसरी लिस्ट का नाम है स्टेट, और पहली लिस्ट का नाम है यूनियन। यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, और स्टेट लिस्ट 3 जो है कॉन्करेंट, वो दोनों को पावर देती है। अब आपके एमसीक्यू इसमें से कौन कौन से बनेंगे मैं वो टिक कर रहा हूं भैया, हैशटैग लगा के। ध्यान से देखिए एमसीक्यू किस किस पे बनेगा। पहला, ये आपका एमसीक्यू है कि नेचर ऑफ टैक्स कैसा है। डायरेक्ट का प्रोग्रेसिव है और इनडायरेक्ट का रिग्रेसिव है। ये पहला एमसीक्यू, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव के आधार पर। एक, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जा सकता है, तो ये वाला एक एमसीक्यू है कि गुड्स और सर्विस पर लगाया जा सकता है। एक और ध्यान से सुनना कि हम बोलेंगे इसमें बर्डन जो है किस पे जाता है, कौन सा ऐसा टैक्स है जिस पे बर्डन फाइनल कंज्यूमर में जाएगा, तो ये एमसीक्यू हो सकता है, हम बोलेंगे आईडीटी। चलिए, और एक ये वाला पॉइंट कि नॉन इन्फ्लेशनरी कौन सा है और इन्फ्लेशनरी कौन सा है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 265 बिल्कुल एमसीक्यू में आ सकता है कि ये लाइन कौन से आर्टिकल की लिखी है। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, 268, 265, 262, 248। आपको टिक करना है कि सही आर्टिकल कौन सा है।
उल्टा भी बोल सकते हैं कि आर्टिकल 266 किसका पावर देता है, तो हम बोलेंगे वो लॉ के थ्रू टैक्स लगाने का पावर देता है। और इसी तरह ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टेबल ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एमसीक्यू में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एंट्री नंबर नहीं पूछेंगे आपसे, वो ये पूछ सकते हैं लिस्ट कौन है, किसका पावर है, कौन इसको बनाता है, ये सब वो आपसे पूछ सकते हैं। नोट कीजिए बेटा, नोट कीजिए इसको, पॉज करें, नोट करें। रिलीज करें। ऐसे इसको भी पॉज करो, आर्टिकल 265 को नोट करना और रिलीज करना। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, कौन कौन सी बोलो। सबसे पहला सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्सेस होते हैं, उनके डिफरेंसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, हम पहली बार पढ़ते हैं और ये आखिरी बार है जब ये डिफरेंसेस आप पढ़ोगे। अब एज एन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। और दूसरा हमने पढ़ा कि क्या गवर्नमेंट चाहे जैसे लॉ बना देगी, कोई रोकने वाला है, टोकने वाला है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 3 अलग अलग लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसकी आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।